अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ को और पोस्ट कॉलोनियल थियरिस्ट को। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज़ पोस्ट कॉलोनियलिज़म, कि पोस्ट कॉलोनियलिज़म है क्या। पोस्ट कॉलोनियलिज़म को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम इसकी बेस को समझें कि ये आया कहाँ से है, शुरू कहाँ से हुआ, पोस्ट कॉलोनियलिज़म है क्या। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों के पास आता है इम्पीरियलिज़म, जिस पर मैं ऑलरेडी डिटेल लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, इसी वजह से कि आपको पहले बेस पता हो ताकि इन चीज़ों को समझने में आसानी हो। इम्पीरियलिज़म इसकी बेस है। सबसे पहले आया इम्पीरियलिज़म, उसके बाद आता है कॉलोनियलिज़म, और कॉलोनियलिज़म पर भी मैंने एक डिटेल लेक्चर अपलोड कर दिया है। इन दोनों लेक्चर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट टू डील विद द बेस देन द अदर प्रोसीजर। बिकॉज आपको जब पता होगा कि लेटर्स कौन से हैं तभी आप वर्ड्स बना सकेंगे, और वर्ड्स का पता होगा तभी आप सेंटेंसेस बना सकेंगे। तो इसलिए इम्पीरियलिज़म का कॉन्सेप्ट समझें, फिर कॉलोनियलिज़म का, उसके बाद आएगा पोस्ट कॉलोनियलिज़म। इम्पीरियलिज़म क्या होता है कि आप एक जगह विज़िट के लिए जाते हो, वहाँ पर देखते हो कि इस जगह पर ऐसे ऐसे ट्रायर्स हैं और वहाँ के लोग इतने प्योर हार्टेड हैं जिनको आप जहाँ लगाओगे वो वहाँ लग जाएंगे। तो आप फिर अपने फ़ायदे के लिए उनको यूज़ करते हो। आप क्या करते हो कि उनकी वीकनेसेस को देखते हो, फिर उनकी वीकनेसेस के ज़रिए आप उन पर रूल करते हो। अब इम्पीरियलिज़म क्या हुआ इन सिंपल वर्ड्स, कि ये एक अ सेट ऑफ थॉट है, अ डिस्कोर्स है, ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है कि आप एक माइंडसेट बना देते हैं कि अगले बंदे को आप उसके माइंड के अंदर एक ऐसी बात फिट कर देते हैं कि उस बंदे को यकीन हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उसको कहते हैं कि आपसे ये काम नहीं होगा, मैं आपको ये काम सिखा दूंगा। अगले बंदे आपको ऐसे लेंगे कि आप तो उन पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो, उनसे तो ये काम होना ही नहीं था, आप उनको सिखाओगे तो उनको ये काम आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इम्पीरियलिज़म। बाकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है जो मैंने आपको बताई, जिसका लिंक मैं ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से समझे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ मैं आपके रिवीजन करवा रही हूँ ताकि एक लिंक बनाते हुए हम आगे मूव करते चलें, ठीक है। अब इम्पीरियलिज़म हो गया कि यूरोपियंस ने माइंडसेट बना दिया कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश सुपीरियर लैंग्वेज है, आपको इंग्लिश आएगी तभी आप सुपीरियर बनेंगे। अब माइंडसेट ऐसा बैठ गया है कि अभी तक बैठा हुआ है, सबको इंग्लिश सीखने का इतना क्रेज़ है कि कोई नहीं कहता कि मुझे स्वीडिश सीखनी है या मुझे पंजाबी सीखनी है या मुझे लैटिन सीखनी है, हर किसी को इंग्लिश ही सीखनी है, और इंग्लिश ही पूरी दुनिया में सुपीरियर मान जाती है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का ही माइंडसेट बनाया यूरोपियंस ने। इसके बाद हम लोगों के पास आता है कॉलोनियलिज़म। अब कॉलोनियलिज़म में क्या हुआ कि माइंडसेट तो बन चुका था, ठीक है। अब इन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर दी। कॉलोनीज़ ऐसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रॉ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, कॉटन, वीट, पेट्रोल, डीजल, ऑयल वगैरह, कोल वगैरह, ठीक है। तो यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस करवाई मशीनरी, बड़े बड़े आलात, हैवी व्हीकल्स और तमाम ज़रूरियात के सामान जो हमारे पास थे नहीं, ठीक है। अब यूरोपियंस के पास दो चीज़ें थी, नंबर वन पावर, नंबर टू नॉलेज। अब पावर उनके पास ऐसे थी कि पैसे की पावर थी, मनी की, जिनको वो खर्च करके ऐसा सामान खरीदते थे, जैसे हैवी मशीनरी हो गई, आलात हो गए जो उन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, ठीक है। तो उसके ज़रिए वो हम लोगों की ज़मीनों पर काम करने लग गए। अब नॉलेज भी थी उनके पास जिसको यूज़ किया उन लोगों ने। वो लोग ऐसा बोलते थे कि अच्छे अच्छों की उनके सामने बोलती बंद हो जाती थी। ऐसे क्या हुआ, उन लोगों ने हमारी ज़मीनें ख़रीद ली, उन पर अपने बंदे उन लोगों ने यहाँ छोड़े और यहाँ से सामान हमारा अपने मुल्क में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ऐसे फिर क्या हुआ कि इन लोगों ने जगह जगह अपनी कॉलोनीज़ बना ली, जिसकी वजह से इन लोगों की पावर और बढ़ गई, और फिर इन लोगों ने उस पावर का अपना गलत इस्तेमाल किया और काफ़ी जगह इन लोगों ने रूल करना शुरू कर दिया, और उन जगहों को इन लोगों ने स्लेव बना लिया, उन कंट्रीज़ को इन्होंने स्लेव बना लिया। अब कॉलोनियलिज़म पर जो मैंने लेक्चर अपलोड किया है उसके अंदर आपको इसकी डिटेल मिलेगी। इस पिक्चर से भी आपको शो हो रहा होगा कि कैसे यूरोपियंस ने कंट्रोल किया, ठीक है, जगह जगह पर कॉलोनीज़ बनाकर। इसके बाद हमारे पास आता है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़, कि व्हाट इज़ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़।
अब आप इसको पोस्ट कलोनियलिज्म का टाइम पीरियड कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि इट डील विद द टू डिफरेंट थिंग्स. Number 1, body of the literature that can be produced by colonized. Number 2, body of the literature that can be produced by colonizers. अब colonized और colonizer का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा. नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसकी डिटेल भी मैंने colonialism वाले लेक्चर में बताई है. बहरहाल colonizer ऐसे बंदे को कहते हैं या ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स को कहते हैं जो बाय फोर्स, या जैसे मैंने बताया आप विज़िट के लिए गए, आप ऐसे जाते हैं एक जगह पर और वहाँ जाके कॉलोनीज़ बना लें. वहाँ के नेटिव्स नहीं हैं आप, लेकिन वहाँ जाकर रहने लग गए और वहाँ जाकर रूल करना शुरू कर दिया. अब वहाँ जाकर आप रहेंगे अपने, आप उनको कल्चर और ट्रेडिशन दिखाएंगे, तो इस तरह वो लोग आपसे इम्प्रेस होंगे. इस तरीके से आप उनके ऊपर सुपीरियर बन जाएंगे और उनके ऊपर रूल करना शुरू कर देंगे. तो ये एक तरह का हो गया कलोनाइज़र. ठीक है. ऑन दी अदर साइड अगर हम लोग कलोनाइज्ड को देखें, वो ऐसे बंदे होते हैं या ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं जिन पर रूल हो रहा हो, जिनको गुलाम बनाया गया हो. ठीक है. आई होप क्लियर हो गया होगा आपको. तो पोस्ट कलोनियलिज़म वो टाइम पीरियड है जिसको हम कलोनाइज़र और कलोनाइज्ड की नज़र से देखते हैं. इस टाइम पीरियड में वो लिटरेचर प्रोड्यूस्ड होता है जिसको कलोनियलिज़म के दौर में कलोनाइज़र और कलोनाइज्ड ने ऑब्ज़र्व करके लिखा. उसके अलावा पोस्ट कलोनियलिज़म इसको कहते हैं कि इसका मतलब कुछ लोग ये भी समझते हैं कि ये कंसिक्वेंसेस ऑफ कलोनियलिज़म है या ये कलोनियलिज़म के बाद का टाइम पीरियड है. बिल्कुल आप ये कह सकते हैं, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग इंडिपेंडेंस हासिल कर चुके हैं या आप इंपीरियलिज़म और कलोनियलिज़म आपके ऊपर ख़त्म हो चुका है. आज भी हम लोग ग़ुलाम हैं, आज भी समहाउ कलोनाइज्ड हैं, इंपीरियलाइज्ड हैं. हम यूरोपियन कल्चर को फॉलो करते हैं, हम उनके तरीक़ों को पसंद करते हैं, बाहर की कंट्रीज़ में मूव होना चाहते हैं, उनके बीच में जाकर रहना चाहते हैं. क्यों? इसी वजह से ना, क्योंकि हम लोग इंपीरियलाइज्ड हैं, कलोनाइज्ड हैं अभी भी. क्योंकि हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि हम लोग भी सुपीरियर कहलाएं. हम इंग्लिश बोलेंगे तो हम सुपीरियर कहलाएंगे. यही चीज़ें हमारी पोस्ट कलोनियल थ्योरिस्ट ने डिस्कस की हैं और हम उनके नज़रियात के ज़रिए ये भी पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या आ रही है? पोस्ट कलोनियल लिटरेरी थ्योरी. ये क्या है? इसको हम इस नज़रिए से देखते हैं कि टू डील विद द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ पोस्ट कलोनियल राइटिंग, कि ऐसी थ्योरी जिसमें हम पोस्ट कलोनियल राइटिंग की कम्प्लेक्सिटीज़ को देखेंगे, सारा टाइम पीरियड और उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, शुरू कैसे हुआ, ये सब. ठीक है. और नेक्स्ट क्या देखेंगे कि ये ऐसी थ्योरी है कि अ स्टडी ऑफ व्हाट हैपन्स व्हेन वन कल्चर इज़ डोमिनेटेड बाय अनदर, कि जब एक कल्चर दूसरे कल्चर को ग़ुलाम बना ले तो क्या होता है, तब का एनवायरनमेंट कैसा होता है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इट फोकसेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ लिटरेचर रिटन इन प्रीवियसली और करंटली कलोनाइज्ड कंट्रीज़. मतलब उन कंट्रीज़ के लिटरेचर पर या राइटिंग पर फोकस करती है ये थ्योरी जो कलोनाइज्ड रह चुकी हैं या स्टिल कलोनाइज्ड हैं. मतलब ऐसा लिटरेचर जो कलोनाइज्ड या कलोनाइजर्स ने प्रोड्यूस किया. हमारे पोस्ट कलोनियल थ्योरिस्ट भी इसी में इंटरेस्टेड थे कि हाउ द कलोनाइज्ड केम टू एक्सेप्ट द वैल्यूज़ ऑफ द मोर पावरफुल कल्चर एंड टू रेजिस्ट देम टू. इस चीज़ के चक्कर में इन थ्योरिस्ट ने सर्चेस की काफ़ी. नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या बात हो रही है. हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अ टर्म दैट रेफर्स द थ्योरेटिकल एंड क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस ऑफ फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ द वेस्टर्न पावर्स एंड हाउ दे रिलेट टू एंड इंटरेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट क्या बात हुई है? सीक क्रिटिकली टू इन्वेस्टिगेट व्हाट हैपन्स व्हेन टू कल्चर्स क्लैश and what happens when one of them ideologically fashions itself as superior and assume dominance and control over the other. अब ये सिंपल लैंग्वेज है और ये सारी वही बातें हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं. अब पोस्ट कलोनियल थ्योरी में वो लिटरेचर भी शामिल है जो न्यू नेशंस ने डेवलप किया, जैसे थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचेबी, उसके अलावा E.M. फॉस्टर का पैसेज टू इंडिया, उसके अलावा जोसेफ कॉनरेड का हार्ट ऑफ डार्कनेस. उसके अलावा पोस्ट कलोनियल थ्योरी में वो लिटरेचर भी शामिल है
जिनमें वो राइटर्स भी शामिल हैं जो इमिग्रांट्स हैं और जो एमिग्रेटेड हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या बात हुई है कि पोस्ट कलोनियलिज्म लिटरेरी थ्योरी जो है इट इज़ इम्पोर्टेंट इन बोथ इन ए मॉडर्न सेंस एंड वाइल लुकिंग एट हिस्टोरिकल टेक्स्ट, मतलब दोनों पर्सपेक्टिव से ये यूज़फुल है। बहुत ही वास्ट नेटवर्क है इसका, मॉडर्न सेंस में भी देख सकते हैं और हिस्टोरिकल टेक्स्ट में भी देख सकते हैं। मॉडर्न सेंस में ऐसे कि जो न्यू नेशंस हैं हमारी, उसने जो लिटरेचर प्रोड्यूस किया, जैसे ब्लैक राइटर्स थे, उन्होंने अपने कल्चर को रिवाइव किया क्योंकि उनका इमेज बहुत बुरा क्रिएट किया गया था यूरोपियंस के थ्रू। उनका कल्चर बहुत बुरा दिखाया गया था, जैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर उनको दिखाया लस्टफुल, सैवेज, एनिमल, इन्फीरियर, ठीक है। तो अफ्रीकन राइटर्स ने अपने कल्चर को दोबारा से रीन्यू किया, उन लोगों ने ट्रू पिक्चर शो करवाई, और जब हम लोगों ने उनका लिटरेचर पढ़ा तो पता चला कि उनके कल्चर बहुत ज़्यादा प्योर है, वो ऐसा नहीं है जैसा यूरोपियंस ने हम लोगों को शो करवाया, ठीक है। तो एज ए मॉडर्न सेंस हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग इसको हिस्टोरिकली देखें तो इट कंसर्न विद क्रिटिसाइजिंग अदर टेक्स्ट, क्योंकि बहुत से टेक्स्ट ऐसे हैं जिनमें ऑपरेशन के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब ऑपरेसर और ऑपरेस्ड ऐसे ही है जैसे क्लोनाइज़र और क्लोनाइज्ड, ठीक है। और इस चीज़ को इग्नोर किया गया क्योंकि कोई ग्रुप ऑफ पीपल नहीं थे जो इसके ऊपर तवज्जो दे सके, जो इन केसेस को स्टडी कर सके। लेकिन पोस्ट कलोनियल लिटरेरी थ्योरी जो है ये एक वास्ट नेटवर्क है, ठीक है। ये बोथ पर्सपेक्टिव से, मॉडर्न सेंसेस और हिस्टोरिकली, इन बोथ वेज इट शोज एवरी एस्पेक्ट, every consequence of colonialism and imperialism on society। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हम लोगों के पास कुछ पोस्ट कलोनियल थ्योरी की असम्पशंस हैं, ठीक है। उनको देखते हैं कि हम लोगों को पोस्ट कलोनियल थ्योरी पढ़ने के बाद किन किन चीज़ों के बारे में पता चलता है। सबसे पहली असम्पशन क्या है कि कलोनियलिज्म इज़ नॉट जस्ट द यूज़ ऑफ फोर्स और फिजिकल कोएशन और कॉन्क्वेस्ट। कोएशन को आप इसी तरह कह सकते हैं, कोई फिजिकल कंपल्शन, ठीक है। इट आल्सो रिप्लेस द कल्चरल वैल्यूज़ ऑफ द नेटिव बाय द colonizers own beliefs and practices, so the most colonial culture will be modified or lost। अब पहली अजम्पशन से हम लोगों को क्या पता चला कि कलोनियलिज़म सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप फोर्सफुली उनके ऊपर रूल कर रहे हो, बल्कि कलोनियलिज़म का एक एस्पेक्ट या एक कॉन्सिक्वेंस हम लोगों को ये भी दिखा कि उनकी कल्चरल वैल्यूज़ जो थी नेटिव लोगों की वो ख़त्म हो गई। उनके बिलीव्स, उनके ट्रेडिशंस, उनकी प्रैक्टिसेस, उनके नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। अब एक अलग कंट्री आपके ऊपर आ रही है, वो आके आप पर रूल कर रही है और आपको बता रही है कि जी हम सुपीरियर हैं, आप लोग सुपीरियर नहीं हैं, आप इन्फीरियर हैं, ठीक है। तो वो अपने कल्चर को छोड़ के सुपीरियर बनने के लिए दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करने के चक्करों में अपना कल्चर भूल जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात बताइए कि कलोनियलिज़म का ये एक इफ़ेक्ट हुआ, ठीक है। कलोनियलिज़म ने फिज़िकली कंपल्शन के अलावा फोर्सफुली उन लोगों के ऊपर रूल करने के अलावा उन लोगों ने इस चीज़ को भी उनके ऊपर छोड़ा कि वो लोग अपने कल्चर को भूल गए, ठीक है। नेक्स्ट असम्पशन क्या है हमारे पास कि द क्लोनाइज्ड मिमिक्स, imitates and copies the colonizers' own culture in dress, language and behavior. Otherwise, they see themselves as inferior to the superior one। अब यहाँ पर क्लोनाइज्ड जो थे उन लोगों ने क्या किया, मतलब क्लोनाइज्ड कौन, जो ग़ुलाम थे, जिन पर रूल हो रहा था, जिनको इन्फीरियर कहा गया था, उन लोगों ने क्लोनाइज़र्स के कल्चर को एज ए उनका ड्रेस हो, उनकी लैंग्वेज हो, उनका बिहेवियर हो, उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया, कॉपी करना शुरू कर दिया। मिमिक्री का पता होगा आप लोगों को, इमिटेट्स का पता होगा, इन सिंपल वर्ड कि आप उन लोगों को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। और आज भी आप लोग देखते हो हम लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। हम लोगों का अपना कल्चर तो ख़त्म हो गया, कहीं गुम हो गया, एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम लोग जो चीज़ अपना रहे हैं उनकी अपना रहे हैं, अपने कल्चर को भूल चुके हैं। हम लोगों का ड्रेस, हम लोगों की लैंग्वेज, हम लोगों का बिहेवियर उन जैसा है। किस लिए? क्योंकि हम लोग सुपीरियर बनना चाहते हैं। और यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि अदरवाइज दे सी देमसेल्फ एज इन्फीरियर, कि अगर हम लोग अपना कल्चर अडॉप्ट करेंगे तो हम लोगों को इन्फीरियर कहा जाएगा।
अगर हम लोग उनका कल्चर अडॉप्ट करेंगे तो हम लोग सुपीरियर कहलाएंगे। अब यहाँ आप लोगों को इम्पीरियलिज़म दिखा होगा कि इम्पीरियलिज़म जो उन लोगों ने एक आइडियोलॉजी बनाई थी उसका इफ़ेक्ट कितना हुआ कि अभी तक हम लोगों का चल रहा है, और ये आप लोग आगे पढ़ेंगे भी। देखें नेक्स्ट assumption, universalism is a term believed by the European colonizers in their ideals and experiences। अब colonialism के इफ़ेक्ट के अंदर हम लोग को एक और चीज़ मिली कि यूरोपियंस के अंदर कोई गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो लोग यूनिवर्सलिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स ही सब कुछ है। ठीक है, आप लोगों ने फिल्म्स देखी होंगी, सीज़न देखे होंगे यूरोपियंस के, अमेरिकन्स के, तो उसके अंदर वो लोग ये नहीं कहते कि गॉड ये तो यूँ वैसे, वो लोग यूनिवर्स के नाम लेते हैं कि यूनिवर्स के अंदर ये हो रहा है, यूनिवर्स यूँ, यूनिवर्स ये, तो यूनिवर्स में ये लिखा होता है। जिस तरह हम लोग कहते हैं कि हमारे खुदा ने हमारी ये तकदीर लिखी है, यही वो, तो वो लोग यूनिवर्सलिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों के पास अजम्पशन क्या आ रही है कि द कॉलोनाइजर सी हिज कल्चर एज सुपीरियर एंड द कॉलोनाइज्ड वन एज इन्फीरियर। मतलब वेस्ट को बहुत ज़्यादा रैशनल, डिवेलप्ड, वर्चुअस समझा जाता है, और जो बाकी कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ आ जाती हैं उनको इरेशनल, बैकवर्ड, इवन डेस्पोटिक यानी कि ओप्रेस्ड ये समझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अजम्पशन हमारे पास क्या है कि कॉलोनाइजर्स कल्चर इज़ यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर ईच कल्चर ऑफ द वर्किंग क्लास, द सबाल्टर्न, दिस इज़ कॉल्ड यूरोसेंट्रिज्म। अब कॉलोनाइजर्स का जो कल्चर था उसी कल्चर को माना जाता था, जितनी भी वर्किंग क्लास थी वो उसी कल्चर को अडॉप्ट करती थी। सबाल्टर्न क्या होता है? इन्फीरियर वन, और स्पेशली ये वुमेन के लिए आता है। ठीक है, ये आगे आप लोग पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को क्या कहा गया? यूरोसेंट्रिसिज्म, कि कॉलोनाइज़र के कल्चर को ही हर कोई अडॉप्ट कर रहा था, उसी को मान रहा था और यही माना जाता था हर जगह। ठीक है, इसी का स्टैंडर्ड था। नेक्स्ट हमारे पास क्या एजम्पशन आ रही है कि द कॉलोनाइज्ड इज़ नॉट ओनली हु अफेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉलोनाइजर्स, द लेटर इज़ अफेक्टेड टू एंड बिकम्स द कॉलोनाइज्ड। आज आप लोग देख सकते हैं कि जब कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म आया तब हम लोग तो नहीं थे, जब हम लोगों के ऊपर रूल हो रहा था, हम लोगों के आबाओ अजदाद के ऊपर, तब हम लोग तो नहीं थे, लेकिन हम लोग आज भी कॉलोनाइज्ड हैं। हम लोगों का भी वही माइंडसेट है, लेकिन कॉलोनाइज्ड उनको किया गया था, हम लोगों का माइंडसेट ऐसा क्यों है? तो ये भी एक अजम्पशन है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी थ्योरी के अंदर कि कॉलोनाइज्ड उनको किया गया था, अफेक्ट वो हुए थे, इन्फ्लुएंस्ड वो हुए थे कॉलोनाइजर से, लेकिन उसका अफेक्ट आज भी है, और जो बाद में जनरेशन आई वो भी कॉलोनाइज्ड है समहाउ। नेक्स्ट हम लोगों के पास अजम्पशन क्या आ रही है कि यूरोपियन इम्पीरियल पावर स्टिल इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली कंटिन्यूइंग देयर डोमिनेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? जिनको बहुत ही बैकवर्ड कंट्रीज समझा जाता है। ठीक है, दैट रेफर टू अनदर टाइप ऑफ कॉलोनाइजेशन कॉल्ड नियो कॉलोनियलिज्म, के यूरोपियंस जो हैं आज भी अपना इम्पीरियल पावर जो है वो इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली आज भी हम लोगों के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का यहाँ पर नाम आया है तो हम उसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को आज भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और ये अदर फॉर्म है कॉलोनाइजेशन की जिसको कहा गया है नियो कॉलोनियलिज्म। ठीक है, अब ये कैसे, ये बात आप लोगों को कैसे समझ आएगी कि आप लोग देखें जो आपके एड्स आते हैं, कमर्शियल्स आती हैं थ्रू सैटेलाइट, आप लोगों को वो क्या कर रहे हैं? रूल कर रहे हैं आपके ऊपर। मतलब ऐसे डिसिप्लिन, ऐसी पावर सेट कर देते हैं कि एक बंदा दूसरी तरफ सोच ही नहीं सकता, उसके नज़र में कोई बड़ा गोल होता ही नहीं है। जब आप एक, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आज के आप एग्ज़ाम्पल लें कि महंगाई कितनी हो गई है। अब एक गरीब बंदा जो है उसने पेट पालने के लिए, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मेहनत करनी है, उसका तो इसी चीज़ से दिमाग नहीं हटेगा कि मैंने कमा कर लेकर आना है, बच्चों का पेट पालना है, अपना पेट पालना है। तो किसी बड़े मकसद के ऊपर तो उसकी नज़र रहेगी नहीं कि वो कुछ और सोचे, कुछ और करे और अपने आप को इस ग़ुलामी से आज़ाद करे। तो बड़े मकसद की तरफ तो उनका ध्यान जाएगा ही नहीं। आजकल हर कोई महंगाई महंगाई का रोना रो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से वो ऐसी सीन क्रिएट कर देते हैं
कि हम लोगों को लगता है कि हम लोग सही कर रहे हैं, हम लोगों के ऊपर वो रूल नहीं कर रहे, लेकिन ये उनके प्लान का हिस्सा होता है और हम लोग वही कर रहे होते हैं जो वो करवा रहे होते हैं हमसे। ये आगे चल के आप लोग क्रिटिकल थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे, उसके ऊपर भी मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। अगर आप लोग पावर नॉलेज का कॉन्सेप्ट सुने मेरा वहाँ माइकल फोकू का, तो आप लोगों को उसके अंदर क्लियर होगा, ठीक है। अगर ये नियो कॉलोनियलिज्म का आपने कॉन्सेप्ट समझना है तो उसकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं असम्पशन कौन सी है कि द कम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चर्स, द ओरिजिन कल्चर विद द होस्ट वन टू प्रोड्यूस अ न्यू एंड डिस्टिंक्टिव वन, अ प्रोसेस कॉल्ड हाइब्रिडिटी और सिंक्रेटिसिज्म दैट इज़ करेक्टराइज्ड बाय चेंज एंड टेंशन। अब यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि कम्बिनेशन जो होता है बोथ कल्चर्स का, एक नेटिव कल्चर और एक जो उनके ऊपर आकर रूल करता है उनका कल्चर, वो एक न्यू चीज़ प्रोड्यूस कर देता है जिसको हम क्या कहेंगे, हाइब्रिडिटी। अब आप लोगों को पता होगा कि एक चीज़ डिफरेंट है, दूसरी चीज़ डिफरेंट है, जब उन दोनों को मिलाएंगे तो वो एक तीसरी चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह ये दोनों कल्चर्स जब मिक्स होते हैं तो वो एक नया कल्चर बन जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यूरोपियंस की ड्रेसिंग कैसी होती है और हम लोगों की कंट्रीज़ में क्या होता है, हम लोगों की कंट्रीज़ में कैसी ड्रेसिंग होती है, जब उन दोनों को मिक्स करके पहने तो वो ड्रेसिंग कैसी होती है। अगर मैं आप लोगों के सामने एक नक्शा बनाऊं तो फॉर एग्जांपल पैंट शर्ट यूरोपियंस की है, ठीक है, और शलवार कमीज़ यहाँ की है। तो अगर आप लोग पैंट शर्ट पहन के ऊपर दुपट्टा ले लें तो कैसा लगेगा, एक न्यू कल्चर बन जाएगा। यहाँ पैंट शर्ट पहन के आप टोपी पहन लें सर पर तो क्या होगा, एक न्यू कल्चर बन जाएगा, ठीक है। मतलब पैंट शर्ट के साथ यूरोपियन कल्चर को फॉलो करना तो यूरोपियन कल्चर को फॉलो करें, अपने नेटिव कल्चर को फॉलो करना है तो नेटिव को फॉलो करें। ये हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दोनों कल्चर्स को साथ लेकर चलते हैं और एक नई चीज़ क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये होमी के भाभा का है कॉन्सेप्ट हाइब्रिडिटी का, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, तब डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कुछ एजम्पशंस थी, हम इसमें ये पढ़ेंगे। होप सो आपको आउटलाइन क्लियर हुई होगी कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है और इसकी बेस क्या है और इसमें हम पढ़ेंगे क्या। पोस्ट कॉलोनियलिज्म बेसिकली ये थ्योरी है, रिसर्चर्स को अलाउ करती है कि टू लुक एट बोथ ऑफ दीज एरियाज विद इन न्यू लाइट, और इन कल्चर्स को सेलिब्रेट करें जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं और उन कल्चर्स को पहचानें जो आज नहीं हैं लेकिन पहले थे, एग्जिस्ट करते थे, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने अपने कल्चर्स को छोड़ के न्यू कल्चर को अडॉप्ट किया, अपना कल्चर भुला दिया, तो वो कल्चर एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो उन कल्चर्स को पहचानने की भी कोशिश करती है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी थ्योरी। तो हम लोग कह सकते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी थ्योरी जो है ये एक वास्ट नेटवर्क है, सेलिब्रेट करती है जो कल्चर आज भी एग्जिस्ट करते हैं उनको, और जो कल्चर भुला दिए गए हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करने की भी कोशिश करती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कुछ थ्योरिस्ट को। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास एडवर्ड सेड। इनकी बुक हम लोग पढ़ेंगे ओरिएंटलिज्म, इसके ऊपर डिटेल लेक्चर बनाऊंगी मैं और इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्होंने पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के अंदर अपने क्या वर्क्स पेश किए और क्या रिसर्चेस की, ठीक है। तो इनकी ये बुक 1978 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं होमी के भाभा को। इनके हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। नंबर 1 पर द नोशन ऑफ हाइब्रिडिटी, नंबर 2 पे द नोशन ऑफ मिमिक्री, नंबर 3 पर द नोशन ऑफ एम्बिवलेंस, नंबर 4 पे द नोशन ऑफ बाइनरिज्म। इनके हम ये कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे इन द लाइट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी थ्योरी। नेक्स्ट हम लोगों के पास कौन आ रहा है, गायत्री चक्रवर्ती स्पिविक। इनका हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, कैन द सबाल्टर्न स्पीक, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, पोस्ट कॉलोनियल टर्म के अंदर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे फ्रांस फैनन। इनका हम लोग कौन सा वर्क पढ़ेंगे, ब्लैक स्किन वाइट मास्क, फैनन एंड नेटिव इंटेलेक्चुअल, कि इन्होंने नेटिव को कैसे ऑब्जर्व किया, उनकी साइकोलॉजी के ऊपर इन्होंने काम किया, ठीक है। और ऑन वायलेंस के ऊपर भी हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ ना समझ आई हो तो आप लोग कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।